तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बीएड बीटीसी मामले को लेके सबके मन में एक ही प्रश्न है कि फैसला कब आएगा, और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि फैसला क्या आएगा। तो इन दोनों चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ डिटेल्स देख लेते हैं आज तक की सुनवाई का कि क्या कुछ हुआ है, और फिर एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो दो तीन चीज़ मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 12 जनवरी को लास्ट टाइम सुनवाई हुई थी इसकी, और फैसला जो है इस मामले का जो फैसला है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया है। सुरक्षित करने का ये मतलब हो गया कि कुछ रिटर्न सबमिशन मांगे गए हैं, और वो रिटर्न सबमिशन जब सबकी तरफ से, सभी पार्टियों की तरफ से जब वो जमा करा दिए जाएंगे कोर्ट के अंदर, तो फिर उन सारे तथ्यों पे, उन सारे एविडेंस पे जो कोर्ट है वो विचार करेगी, जो जजों की बेंच है वो विचार करेगी, और उसके आधार पे अपना वो आर्डर बनाएंगे। तो ये आर्डर क्या आएगा, कब आएगा, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा था कि आपको कुछ चीज़ें मैं पहले बता दूं, इसके बाद बारी बारी से इन चीज़ों पे भी हम लोग मिल के बातचीत करेंगे, और एक स्वस्थ चर्चा, एक स्वस्थ परिचर्चा केवल तभी संभव होती है जब दोनों पक्षों के विचारों को, यहाँ पे दो पक्ष कौन, एक हम हैं जो अपनी बात आपके पास पहुँचाते हैं, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप कहीं हमसे ज़्यादा सोच सकते हैं, आपके पास ज़्यादा नॉलेज है। वो इसलिए क्योंकि आप वो घटना खुद प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट आप झेल रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन चीज़ों को कहीं आप हमसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये फाइनल निर्णय क्या आएगा, दोनों पक्षों पे हम लोग बातचीत बारी बारी से करेंगे, और उसके बाद मिल के एक नतीजे पे हम पहुँचेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आ सकता है। थोड़ा सा यहाँ हम बात कर लेते हैं। फैसला सुरक्षित है, हम लोग जानते हैं, और 20 जनवरी तक रिटर्न सबमिशन सभी पार्टियों से मांगे गए हैं। यदि किसी पार्टी को ऐसा लगता है, किसी पार्टी को ये लगता है कि बहस में कुछ कमी रह गई थी, हमने अपनी पूरी बात नहीं रखी, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो इसीलिए रिटर्न सबमिशन मांगा जाता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लिखित में दे दीजिए। जब फैसला लिखवाया जाएगा, जब फैसले की बारी आएगी, तो इन तथ्यों पे भी एक नज़र डाल ली जाएगी, इसीलिए रिटर्न सबमिशन जो है वो मांगा जाता है। तो इसको दाखिल करने की लास्ट डेट क्या है आपने जान लिया, 20 जनवरी। और इन चीज़ों को देखिए, मैं आपको सीधे इसका ये भी दिखाना चाहूँगा, जो आर्डर अपलोड हुआ है 12 जनवरी की सुनवाई का जो आर्डर अपलोड हुआ है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या कुछ कहा गया है इस आर्डर में। तो ये दिखाना भी आपको ज़रूरी है, ताकि आप ये इंश्योर हो सके कि मगन ट्यूटोरियल से जो भी जानकारी दी जाती है वो पूरी तरह ऑथेंटिक होती है और तथ्यों पे आधारित होती है। उसमें किसी भी तरह का, एक तरह से कहें, कूट संरचना नहीं होती है, किसी भी तरह से वो मॉडिफाइड नहीं होती है। जो है जैसा है हम उसी तरह से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केस की डिटेल है, और जल्दी जल्दी मैंने इसको पहले से ही मार्क कर रखा है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देवेश शर्मा आप देख सकते हैं पिटिशनर है, और यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ये रिस्पोंडेंट हैं। तो इसके बारे में हम जानते ही हैं, लेकिन वही कोर्ट है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ नीचे जो एक शॉर्ट आर्डर अपलोड होता है, इसी आर्डर का मैं वेट कर रहा था दोस्तों, इसीलिए कल की वीडियो में नहीं डाला कि कुछ चीज़ें जब कंफर्म हो तब इसके बाद बातचीत आपसे की जाए। यहाँ पे आ जाइए सीधे, ये हमारे काम की चीज़ है। बाकी ऊपर जो एडवोकेट्स हैं उनका पैनल था, तो ये यहाँ पे कोर्ट ने ये आर्डर बनाया है। अपॉन हियरिंग द काउंसल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, हर्ड लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पार्टीज एट लेंथ, आर्गूमेंट्स कंक्लूडेड। मतलब विस्तृत रूप से सभी पार्टियों को सुना गया, और सुनने के बाद ऑर्डर जो है इसको मैंने मार्कअप कर रखा है, जजमेंट रिजर्व्ड।
तो ये जजमेंट आपको रिजर्व कर लिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको पढ़वाना चाहूँगा दोस्तों, रिटर्न सबमिशन इफ़ एनी, यदि आपके पास कोई रिटर्न सबमिशन हो, ये सभी पार्टियों के लिए है, बी फील्ड बाई 20/1/2023 फ्राइडे तक आप रिटर्न सबमिशन अपना जमा कर सकते हैं। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि 20 जनवरी तक आप मतलब जो भी पार्टियां हैं वो अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल कर सकती हैं। अब हम आते हैं दोस्तों, जो हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्या निर्णय आ सकता है, और उससे भी पहले मैंने आपसे कहा था कि कब आएगा। तो इसके बारे में यदि मैं एक अंदाज़ा लगाना हम चाहें तो जाहिर सी बात है 20 तक रिटर्न सबमिशन दाखिल होगा, तो उससे आप 30 दिन का समय हार्डली मान लीजिए कि जो फैसला है वो उसको लिखे जाने में और आने में इतना समय लग सकता है। नॉर्मली यही होता है, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है। तो कह ये सकते हैं हम यहाँ पे कि कब आएगा, तो इसके रिगार्डिंग हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महीने भर के अंदर सारी चीज़ें साफ होने वाली हैं, या कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो देखने वाली बात होगी। एक निश्चित तो ये है कि अब फैसला आ जाएगा। चलिए, दूसरा जो प्रश्न हमारा है कि फैसला क्या आएगा, या फिर ये कहें कि किसके फेवर में आएगा, इसमें बात करते हैं। पहले हम बीएड, देखिए बारी बारी से दोनों बच्चे बहुत नाराज़ होते हैं, कभी कभी बहुत तीखा कमेंट आ जाता है, रूड कमेंट आ जाता है दोस्तों, और सुन के हर्ट भी होते हैं। लेकिन जब एक बार सोचना हम शुरू करते हैं कि जो बच्चे इस दबाव को झेल रहे हैं उनकी अंतरात्मा किस तरह की होगी, तो हम उसको भी निगलेक्ट कर देते हैं कि इसी वजह से शायद इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, मुझे कोई किसी का पक्ष नहीं मुझे लेना है, मुझे दोनों बच्चों से प्यार है। मैंने बार बार अपनी हर वीडियोज़ में कहा है। तो दोनों पक्षों को हम देख लेते हैं यहाँ पे कि किसका कौन सा पक्ष मजबूत है। बात कर लेते हैं बीएड की, कि बीएड का मजबूत पक्ष क्या है, इसके बाद बीटीसी पे भी आएंगे हम लोग। बीएड का मजबूत पक्ष क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बात कि योग्यता के आधार पे, एलिजिबिलिटी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट कतई बीएड को निगलेक्ट नहीं करेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, बीएड के साथ एनसीटीई खड़ी है। हालांकि एनसीटीई के अधिवक्ता ने पीएस पटवालिया जी ने कहा कि हम बीएड को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम तो सिर्फ ये बताने आए हैं कि हम एक सेंट्रल एजेंसी हैं और हमारे जो राइट्स हैं वो सेफ रहने चाहिए, क्योंकि ये पूरे भारत की बात है। तो लेकिन इनडायरेक्टली एनसीटीई जो है वो बीएड का ही पक्ष रख रही है, हम सभी जानते हैं। तो बीएड के साथ एनसीटीई है, बीएड के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। वो इसलिए जो एनसीटीई है सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट करती है, उसके प्रति जवाबदेह है, और उसकी पूरी संरचना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही आधारित है, उसी ने किया है। तो गवर्नमेंट भी साथ में है। अगर रिटर्न सबमिशन की बात आएगी तो एनसीटीई भी बीएड के ही फेवर में अपना जो रिटर्न सबमिशन है वो दायर करेगी, और केंद्र सरकार भी निसंदेह बीएड के ही फेवर में जाएगी। तो ये बीएड का मजबूत पक्ष है। एक मजबूत और भी पक्ष इसमें कह सकते हैं कि तमाम राज्यों में लाखों बीएड धारी प्राथमिक में एज ए टीचर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो यदि निरस्त होता है तो फिर उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा वो यहाँ विषय नहीं है, हम सीधे बात करेंगे इस फैसले पे क्या हो सकता है। तो ये बीएड की तरफ से है जो ये मजबूत पक्ष मैंने आपको बता दिया कि ये बीएड के मजबूत पक्ष है। बीटीसी के मजबूत पक्ष क्या है? सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों ने देखा कोर्ट की सुनवाई के दौरान बहुत समय तक जो बीटीसी पक्ष के वकील थे वो अधिसूचना पे ही बार बार उसको निरस्तीकरण को लेके, उसकी वैलिडिटी को लेके सवाल उठाते रहे, जिससे कोर्ट खासा कन्विंस नहीं हुआ। लेकिन जब कपिल सिब्बल, जो कि आप सभी जानते हैं पूरे इंडिया के तेज तर्रार वकीलों में उनकी गिनती होती है, उन्होंने बहस को एक अलग तरफ मोड़ा और वो बीटीसी का प्लस पॉइंट बना। वो ये, चूँकि आरटी अधिनियम जो है हमारा आरटी एक्ट जो 2009 है, उसमें आप सभी जानते हैं कि उसकी धारा 23 के उपधारा 2 में ये मेंशन है कि यदि शिक्षकों का अभाव हो, कैंडिडेट्स का अभाव हो, उसी कंडीशन में बीएड को रखा जा सकता है। लेकिन ये बात अलग है कि वहाँ पे एक चीज़ और भी है कि यदि केंद्र सरकार चाहे, आप लोग पढ़िएगा, मैं पढ़ के आया हूँ तब आपसे बात कर रहा हूँ, यदि केंद्र सरकार को ऐसा लगता है, ये जो लाइन लिखी है वो थोड़ा सा बीटीसी के फेवर में नहीं जाएगी।
तो खैर उन्होंने कपिल सिब्बल महोदय ने जिस हिसाब से चर्चा को एक अलग दिशा में मोड़ा और उन्होंने कोर्ट का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया कि जब राजस्थान में बीटीसी के पर्याप्त कैंडिडेट्स हैं तो फिर वहाँ पे बीएड को लाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि वो अच्छी तरह समझते थे कि कोर्ट जो है वो किसी भी हाल में एनसीटीई के अधिसूचना को सीधे तौर पे निरस्त नहीं करेगा। ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मामला जो फैसला है वो बीटीसी के अपोज में चला गया, उसके हक में नहीं आया। अभी मैं आऊँगा उस पर, आप लोग सुन लीजिए, सारी बातें मैं आज आपको बताऊँगा। दोस्तों, कपिल सिब्बल ये अच्छी तरह से जानते थे, उनके पूरी तरह से ये जहन में था कि सीधे तौर पे कभी भी सुप्रीम कोर्ट जो अधिसूचना है 28 जून 2018 की, उसको सीधे निरस्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था पे इफेक्ट पड़ेगा। वो जानते थे इस चीज़ को, इसलिए उन्होंने बात को घुमाया कि चूंकि पर्याप्त संख्या है तो इनको रखने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात थी, उस पर भी उन्होंने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया कि वहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात की गई है, जो कि बीटीसी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड और बीएसटीसी जो भी है तो वो रखते हैं। तो ये बीटीसी का जो मजबूत पक्ष है। सबसे बड़ी बात कैंडिडेट्स की संख्या वाली। अब आते हैं इन दोनों चीज़ों को, ये तो हमने देख लिया कि दोनों की कुछ कुछ अपने मजबूत पक्ष हैं। अब इसको कोर्ट अपने हिसाब से एग्जामिन करेगा, उनको प्रोसेस करेगा और उसके आधार पे संविधान सम्मत एक ऑर्डर वो पास करेगा। अब हमको ये देखना होगा कि कितना मजबूती से फैसला जो है वो बीटीसी के पक्ष में आएगा या फिर कितना मजबूती से बीएड के पक्ष में आएगा। दोस्तों, मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि बात घूम फिर के सरकार पे और एनसीटीई पे आके टिक जाएगी, और वही हुआ। और आप सभी जानते हैं कि एनसीटीई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये किस तरफ जाएंगे, ये क्या कहेंगे। इनको अपने जो पूरे भारत की शिक्षा की एक रूपता है उसको बचानी। आप लोग को याद होगा 25 जुलाई 2017, याद आया आप लोग को? 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का लगभग 2.25 लाख शिक्षा मित्रों की मिली हुई नौकरी चली गई थी। उनका समायोजन निरस्त कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में। वो क्यों? क्योंकि वो एनसीटीई द्वारा स्थापित मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। जबकि आप जानते हैं कि वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वो बीटीसी कंप्लीट कर चुके थे और उनका समायोजन निरस्त हो गया। 15 साल का उनका एक्सपीरियंस भी काम नहीं आया, उनकी नौकरी चली गई। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, हम खुद उनके साथ रहे, शिक्षा मित्रों के साथ। उनकी योग्यता पे कोई प्रश्न चिन्ह था ही नहीं। जो 15 साल से पढ़ा रहा हो वो बच्चे को कितनी अच्छी तरह से डील कर पाएगा। हम लोग जब नए नए गए थे तो हम उनसे पूछते थे, और विश्वास कीजिए ऐसे ऐसे शिक्षा मित्र मैंने देखे हैं कि कहीं सहायक अध्यापकों से उनकी एलिजिबिलिटी अधिक है व्यवहार में, लेकिन उनका ये एक्सपीरियंस भी वहाँ पे काम नहीं आया। क्योंकि देखिए, जो दूरस्थ बीटीसी था उनका, वो भी एनसीटीई ने ही अप्रूव किया था, लेकिन एक और मानदंड जिसको वो पूरा नहीं करते थे और इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी छीन ली गई, वो था टेट। वो यूपी टेट या फिर सी टेट नहीं थे, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, और वो सीधे जो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, आरटीई है, उसमें है कि अनट्रेन्ड टीचर नहीं रखे जाएंगे, और एनसीटीई का मानदंड इस तरह से पूरा नहीं था, इसलिए इनकी नौकरी चली। मैं देखिए, फिर आप लोग बर्छी भाला न निकालिएगा, बिल्कुल आप लोग उग्र हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन जो फैक्ट है मैं वो बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि एनसीटीई को कोर्ट कतई नज़रअंदाज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि क्या फैसला पूरी तरह से बीएड के फेवर में चला जाएगा, बीटीसी के हाथ कुछ नहीं आएगा? तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता है।
ऐसा इसलिए नहीं लगता है, एक मेन लूप होल जो है इस केस में, और इसका हर वीडियो में मैंने इस पे आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया है कि जो सबसे मेन लूप होल है कि आरटीई एक्ट के धारा 23 की उपधारा 2 में ये साफ तौर पे मेंशन है, ये मेंशन है और ये स्टैंड करेगा। स्टैंड इसलिए करेगा कि जब पर्याप्त संख्या है तो इनको क्यों लाया गया, आप समझ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मामला जो है बीटीसी के पूरी तरह से फेवर में नहीं जाएगा, बीटीसी हार जाएगा इस केस को, फिर से बात आके वही टिक जाएगी कि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कम से कम इस मुद्दे पे तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या फैसला एक तरफ बीटीसी की तरफ झुक जाएगा या फिर बीएड की तरफ झुक जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि न तो पूरी तरह से बीएड बाहर होगा और न ही बीटीसी का पूरी तरह से नुकसान होगा, यानी बीएड शामिल हो जाएगा। कहीं न कहीं कोई न कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, और ये निकालेगा कौन, ये एक बार फिर से कोर्ट ये कह सकता है केंद्र सरकार से कि कोई इस तरह की व्यवस्था कीजिए, चाहे इनको परसेंटेज में बांधिए। देखिए अब वो उनको करना है, बात वहीं आ जाएगी, ये इनको करना है, लेकिन मिला जुला, अंत में मैं यही कहूँगा कि मिला जुला फैसला आने जा रहा है इस केस का। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ और अपडेट्स हैं, मैंने एक ही वीडियो में शामिल नहीं किया, कुछ और चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, तो वो अगले वीडियो में। और आज के लिए इतना ही। चलते चलते हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।